आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसके सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के पश्चात यहाँ से आपके लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शुरू से अंत तक क्लास को कीजिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव को 100 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपका ये क्लास के माध्यम से हिंदी में 25 से 30 नंबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ताकि ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहे, आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास से लेकर आते रहे, ठीक है ना। और आज का यह जो क्लास है हिंदी के मॉडल पेपर के ऊपर है, ठीक है ना। इससे भी पहले हमने 3 क्लास ले चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के मॉडल पेपर पे। उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव को करा दिया है, ठीक है ना। और यह चौथा क्लास है हिंदी के मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है ना, जहाँ से 25 से 30 नंबर आपके एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है और इसी समय में बेस्ट रिजल्ट लाने का वादा हम, ठीक है ना, एसटीएम आर्ट क्लासेस की टीम आपसे की है। तो उम्मीद है, ठीक है ना, कि आप लोग मन लगा पढ़ाई भी कर होंगे। और अगर आप मन लगा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हम पे उम्मीद बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, ठीक है ना। जितना हम लोग बोलते हैं उतना कीजिए, आपका 400 450 नंबर पक्का है कि आएगा, गारंटी के साथ है, ठीक है ना। बस मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, मात्र 1 माह का समय आपके पास और बचा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने क्लास को शुरू करते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। और आप लोग एक बार बता दूं कि आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज के 100 ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा इस बार भी बिहार बोर्ड में, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं। और मात्र आपको 50 ही बनाना है, ठीक है ना। कितना बनाना है? 50 ही बनाना है। और 50 में आप आपका 50 सही करते हैं तो आपको 50 नंबर पक्का है कि मिलेगा। और उम्मीद है कि आप लोग का 50 में 50 अवश्य नंबर आएगा, ठीक है ना। बस हम लोग जितना करते हैं उतना करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कभी समय में, समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बेस्ट समय नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपने इससे भी पहले इस क्लास को कहीं और कर लिया है, किसी और माध्यम से इस मॉडल पेपर को कर लिया है, तो कृपया इस वीडियो को ऐसे मत कीजिए। आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से बैठ जाएंगे, फिर आपको दोबारा देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इस क्लास को पहले भी कर लिए हैं कहीं पे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और नए नए हैं तभी कोई बात नहीं है। बस आप लोग अच्छे से मन लगा पढ़ते रहिए और क्लास को पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि उसने कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी, या कहानी जो है उसने कहा था, सूबेदारनी ने युद्ध के भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था, कहानी में एक सूबेदारनी है, ठीक है ना, नायिका है जिसको बोल सकते हैं। वह किससे कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो आप लोग को बता दूं कि लहना सिंह से, ठीक है ना। किससे कहा था जी? लहना सिंह से कहा था कि हे लहना सिंह, ठीक है ना, लहना देखो, जिस तरह तुमने बचपन में मेरी रक्षा किया था, टांगों के नीचे से आने से मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस युद्ध में मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, ठीक है ना। मैं तुमसे आंचला पसार के, ठीक है ना, अपना जो आंचल है उसको पसार के तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पुत्र और मेरे पति का रक्षा करना। तो उसने कहा था, कहानी में सूबेदारनी ने किससे कहा था जी? तो लहना सिंह से कहा था। अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आपको दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी, ताकि एक भी प्रश्न आपका मिस ना हो सकता है यहाँ से जो आप प्रश्न को स्किप करें वही प्रश्न अपने बिहार बोर्ड में भी पूछ दे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से देखते चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति भाषण जो है, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति जो भाषण है निम्न में से किसने दिया है, ठीक है ना। किसने दिया था संपूर्ण क्रांति की भाषा, किसने दिया था? ये क्या है, भाषण है, तो ये किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने ट्रिक से भी याद कराया था। इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना, हमको लगता है 2 से 3 प्रश्न छोड़ के आपके सभी ऑब्जेक्टिव को हमने पहले करा दिया है पहले के क्लास में। अगर नहीं किया है तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को कर लीजिएगा, और आपके लगभग 50 लगभग नहीं, मतलब पूरा 50 का 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में किस रचनाकार का है? ओ सदा निरा जो निबंध है वो किसकी रचना है? तो ओ सदा निरा आप लोग को ट्रिक से
याद कराए थे कि नीरा मतलब जल होता है, जल को हम लोग कहाँ पे पीते हैं, तो जग में पीते हैं, अर्थात जगदीश चंद्र माथुर। ये सारी चीज़ें हमने ट्रिक से भी याद करा दिए हैं, ठीक है ना। लेखक और उसके राइटर के नाम अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए, ठीक है ना, पाठ और लेखक के नाम बाय SDM आर्ट्स क्लासेस, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है। तो उस नदीरा शीर्षक पाठ के निबंध के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सभी प्रश्न को करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। कितने प्रश्न को? 100 प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करा कि जूठन जो शीर्षक आत्मकथा है निम्न में से किनकी रचना है? आत्मकथा, जूठन जो क्या है, एक आत्मकथा है और पूरे किताब में एक ही आत्मकथा है। वो भी आत्मकथा किनकी है जी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षा किसकी रचना है? शिक्षा जो किसकी रचना है, तो शिक्षा अच्छा कौन दिए थे जी? कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। मतलब ये ट्रिक था, ठीक है ना, कि शिक्षा को अच्छे से बेस्ट रूप से कौन दिए थे? तो भगवान श्री कृष्ण, अर्थात कि कृष्णमूर्ति क्या होगा? इसके लेखक हो गए। ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें याद कराए थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा के रचनाकार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि जायसी की रचना कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से कौन है जो जायसी जी की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन है? तो पद्मावत है। कौन है जी? पद्मावत है। और इनकी जो कविता है वह कौन सी है? तो कर्वक है। और कर्वक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से ही लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मावत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 7 नंबर प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? जहाँ भय है, जहाँ डर है, वहाँ सफलता नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। अगर आप डर गए तो सो आप मर गए। आपने कहानी सुना ही होगा कि डर गए तो मर गए, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप में भय है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप डर गए तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो यह बात किसने कहा था? तो जे कृष्ण मूर्ति ने कहा था, कृष्ण जी ने कहा था, ठीक है ना। जे कृष्ण मूर्ति जी ने कहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 8 नंबर प्रश्न है कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद जो है उसमें कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो वात्सल्य रस पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, भक्ति रस भी पाया जाता है, वीर रस नहीं पाया जाता है। कौन सा रस नहीं पाया जाता है जी? वीर रस। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीर रस। और वीर रस किस में पाया जाता है? कौन से कवि है पूरे आपके किताब में? तो भूषण जी, ठीक है ना। भूषण की कविताओं में वीर रस पाया जाता है, बाकी किसी की कविताओं में वीर रस नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि सूरदास, ठीक है ना, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न वहीं आ गया है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है जी? तो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 10 नंबर की पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया, ठीक है ना। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया था? तो पंच परमेश्वर, ठीक है ना। क्या खो गया था जी? पंच परमेश्वर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? ठीक है ना। भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना। उसमें जो पत्र है भगत सिंह किसके नाम लिख रहे थे? पत्र जो है किसके किसके लिए लिख रहे थे? तो सुखदेव के लिए लिख रहे थे, ठीक है ना। पत्र किसके लिए लिख रहे थे? तो सुखदेव के लिए लिख रहे थे, ठीक है ना। और लेख लिखे थे जो लिख लिखे थे वो विद्यार्थियों के लिखे थे। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न पूछ देगा कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको लेख लिखा था? यहाँ पे पत्र न देकर क्या दे देगा? लेख दे देगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। वहीं अगर पत्र दे देगा तो सुखदेव हो जाएगा, ठीक है ना। सुखदेव हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुखदेव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है? इनमें से कौन सी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो धूम्र स्वामिनी, ठीक है ना। धूम्र स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसमें से जितने सारे प्रश्न, अभी 12 प्रश्न कलेक्ट किया है, 12 को 12 प्रश्न हमने आपको करा दिया है, ठीक है ना। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से इस सारे प्रश्नों को कराया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है वो कौन सी है जी? धूम्र स्वामिनी है, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध कृति है कामायनी। कौन है जी? कामायनी है। ये कामायनी है जो सबसे प्रसिद्ध क्या है? इनकी कृति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धूम्र स्वामिनी जो है इसकी नाट्य कृति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न क्या करा कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है?
सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी क्या लिखी थी जी, तो पुत्र वियोग लिखी थी। पुत्र वियोग की रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। और उनके पिता का नाम क्या है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह है, ठाकुर रामनाथ सिंह है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि शेक्सपियर पुरस्कार जो है, शेक्सपियर पुरस्कार वह निम्न में किनको मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार किनको मिला है, तो इन्हीं को मिला है, अभी जिनके बारे में बात किए हैं लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान को, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान को ही शेक्सपियर पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर साहित्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर, आधा नारीश्वर, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य की क्या है जी, हिंदी साहित्य में अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक निबंध है, क्या है जी, एक निबंध है, ठीक है ना। और अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा स्त्री और आधा पुरुष के मिलन के रूप को कहते हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। आधा स्त्री आधा पुरुष के कल्पित रूप को, या फिर शिव पार्वती के कल्पित रूप को क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है अर्धनारीश्वर के, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के क्या है, रचनाकार है। और अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक निबंध है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विद्या है। सरोज स्मृति जो है वह क्या है, तो सरोज स्मृति जो है शोक गीत है, क्या है जी, शोक गीत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है का जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर में है। जन्म स्थान कहाँ है जी, तो जयपुर में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो बेगूसराय सिमरिया में, ठीक है ना। सिमरिया के बेगूसराय में, ये बिहार में ही है, ठीक है ना, बिहार में, ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के कवि है जी, सिमरिया के बेगूसराय में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और गुलेरी जी का गुलेर में यहाँ पे दे ही दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है। संस्कृत के, ठीक है ना, 4 अध्याय के रचयिता इनमें से कौन है, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय के जो रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 21 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है ना। अज्ञेय जी का जन्म स्थान मतलब अज्ञेय, ठीक है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से सावधानी से अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपका अगर कोई प्रश्न फंसा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे सारे प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर दिया जाएगा, एकदम से अच्छे से समझा के, ठीक है ना। सारे प्रश्न को एकदम करेक्ट सही सही उत्तर दिया जाएगा, ठीक है ना। डरने की बात नहीं है। 100 प्रश्नों को कराने वाला है, ठीक है ना। मॉडल पेपर है, बिहार का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ये फर्स्ट ही मॉडल पेपर है, फर्स्ट नहीं मतलब एक ही मॉडल पेपर जारी होता है बिहार बोर्ड ऑफिशियल पर, एक ही मॉडल पेपर जारी होता है और वही ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसके अलावा दूसरा मॉडल पेपर नहीं आएगा। अगर आप कहीं पे दिख रहे होंगे कि दूसरा मॉडल पेपर भी तीसरा मॉडल पेपर है, तो ये सब रॉन्ग है, ठीक है ना, रॉन्ग है। क्योंकि बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा आजकल मतलब अभी केवल अभी एक ही क्या किया गया है, मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है ना। पहले जो था वो 10 को कर देता था, लेकिन अब मात्र एक ही आता है और वहीं पहला ही मॉडल पेपर हमारा है, ठीक है ना। इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ से 25 से 30 नंबर आपके रहेंगे, ठीक है ना। और इसी के बेस के आधार पर आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में भी क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कहाँ से दिया है, ज़्यादातर क्वेश्चन दिया है तो लेखक परिचय से, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर ज़्यादातर क्वेश्चन दिया है जो वह लेखक परिचय से है, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो लेखक परिचय से जितना सारा क्वेश्चन है सबको अच्छे से रट कर लिएगा, ठीक है ना। लेखक परिचय से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होगा सबको अच्छे से घोर के पी जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, जैसे भी हो एकदम से रट्टा मार के घोर के पी जाइए, ठीक है ना। बस केवल लेखक के बारे में ज़्यादातर दिया है तो लेखक के बारे में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश इनकी बहुत ही सुंदर कहानी है, ठीक है ना। सुंदर कहानी नहीं, एकांकी है हमारे पाठ की, ठीक है ना। हमारे किताब की सुंदर एकांकी है। वह कौन सा है, तो सिपाही की माँ, ठीक है ना। कौन सी है जी, सिपाही की माँ किनकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। और ये क्या है, तो यह एक एकांकी है, क्या है, एकांकी है, ठीक है ना। सिपाही की माँ की रचना किसने किया है, मोहन राकेश, यह एक एकांकी है। वहीं पूछ रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम देखा जाए तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा कृति है जिसको लेकर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी, उर्वशी के द्वारा, ठीक है ना, उर्वशी इनकी रचना है जिसके द्वारा क्या मिला था इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? मील का पत्थर कहानी कौन है जी? तो मील का पत्थर कहानी आप लोग को याद होगा, हमने बताए थे, उसने कहा था मील की कहानी पत्थर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हजारी सिंह किस कहानी की पात्र है? जो हजारी सिंह है, बोधा सिंह है, लहना सिंह है, ठीक है ना, सूबेदार सिंह है, ये सब किस कहानी के पाठक है जी? किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था, ठीक है ना, ये सब सैनिक थे और किस कहानी के सैनिक थे? तो उसने कहा था। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर प्रश्न है कि कल देखते नहीं यह रेशम की कढ़ा हुआ सालू, ठीक है ना, ये तो आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा कि यह क्या कहने वाले हैं, ठीक है ना, एकदम आपके दिमाग में छप गया होगा कि यह क्या है, किस पार्ट का है यह। कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू सालू किस पार्ट का है जी? तो उसने कहा था मैं, सूबेदारनी यानी बच्ची जो है वो बोल रही थी किससे? लाना सिंह से, कि तुम देखते नहीं हो यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मेरा जो है कुमराई हो गई है, ठीक है ना, मेरा कुमराई हो गई है। यह किसने कहा था? तो सूबेदारनी ही के कहा था, ठीक है ना, बचपन में, ठीक है ना। और उसने कहा था, मैं सूबेदार ने क्या कहा था? सूबेदार की एक पंक्ति आती है कि तेरी कुमराई हो गई, ठीक है ना, तेरी कुमराई हो गई, यह किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था। किस कहानी में कहा था? तो उसने कहा था कहानी में। तो यहाँ पे कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू किस कहानी की पंक्ति है? तो उसने कहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महेश्वर सिंह, ठीक है ना, महेश्वर जो है किस कहानी के पात्र है? महेश्वर जो है वो किस कहानी के पात्र है? तो आप लोग को याद होगा जो महेश्वर है वो मालती के पति है। किसके पति है जी? मालती के पति है। और मालती किस कहानी की नायिका है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है जी? तो मालती है। और मालती के पति कौन है? तो महेश्वर जी है, ठीक है ना। और महेश्वर एक डॉक्टर थे। किसके डॉक्टर थे? तो गैंग्रीन नामक रोग के डॉक्टर थे। गैंग्रीन मतलब होता है घाव होना, ठीक है ना, घाव। गैंग्रीन क्या है? एक घाव है, ठीक है ना, घाव होता है जो कांटा चुभने से होता है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो महेश्वर किस कहानी के पात्र हो जाएंगे? और रोज कहानी के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कुंती किस एकांकी की पात्रा है? आप किस एकांकी की बात कर रहा है? तो आपकी कहानी में, ठीक है ना, पूरे किताब में एक ही एकांकी है, वो कौन सा है जी? सिपाही की माँ। तो जाहिर है कि सिपाही की माँ की क्या होगी, ठीक है ना, होगी सिपाही की माँ की पात्रा है, सिपाही की माँ कहानी की पात्रा होगी, ठीक है ना। एकांकी जो है आपके किताब में एक ही है, सिपाही की माँ, तो उसी की क्या है? पात्रा है कुंती, ठीक है ना। कुंती कौन है? चलिए कुंती जो है विष्णु की सहेली है, पड़ोसन है, ठीक है ना। विष्णु की क्या है? पड़ोसन है। तो विष्णु कौन है? तो विष्णु सिपाही की माँ है, ठीक है। चलिए मुन्नी क्या है? तो सिपाही की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुंती है किस कहानी, किस एकांकी के पात्रा है? तो सिपाही की माँ की, ठीक है ना। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? दिख रहा है ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो दिया है वह लेखक परिचय से ही दिया है, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय से ही दिया है। हमने लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे केवल किताब से, तो किताब में लगभग 50 में से लगभग हमको लगता है कि 30 प्रश्न आपको लेखक परिचय से देगा और मात्र 20 ही प्रश्न आपको किताब के पाठ से, कहानी से देगा, ठीक है ना। ऐसे उम्मीद है हमको, ठीक है ना। तो लेखक परिचय से जितना सारा क्वेश्चन होगा अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे लेखक परिचय के बारे में हमने ट्रिक के माध्यम से क्लास करा दिए हैं, ठीक है ना। नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब पढ़ते रहिए मन लगा के। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है जी? तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सच है, प्रश्न कहता है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। किस कहानी की यह क्या है? तो पंक्ति है। किस कहानी की पंक्ति है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, बोलता नहीं मतलब बातचीत से, ठीक है ना, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो यह बात सत्य है जी, ठीक है ना। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई आ जाता है अचानक से, नया व्यक्ति, तो आपसे कुछ बोलेगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ भाई ये कैसा इंसान है, इसकी भाषा हमको समझ में आ रही कि है नहीं, वह हमसे क्या चाहता है, वह बात करना के तरीका क्या है उसका, कब पता चलेगा? जब आपसे वो बोलेगा। और नहीं तो कोई आकर आपके पास ऐसे ही खड़ा हो गया तो आपको कुछ पता चलेगा कि अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, कि कोई चोर इंसान है कि साधु इंसान है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार बता रहा है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। किस कहानी के पात्र, किस कहानी की पंक्ति है? तो बातचीत की। किसकी कहानी के कौन सी? तो बातचीत की। कहानी नहीं है, निबंध है, ठीक है ना। बातचीत का एक निबंध है, तो बातचीत से ली गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किनको मिला था?
डॉक्टर अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलित परिवार से, ठीक है ना, दलित जाति के थे। और पूरे आपके किताब में हिंदी हिंदी के पूरे किताब में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये भी दलित परिवार से थे, ठीक है ना। किस परिवार से थे जी? तो दलित परिवार से थे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहित्य अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला था? तो दलित ही परिवार को, मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही मिला था। किसको मिला था जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, क्योंकि ये भी क्या थे? दलित ही थे, ठीक है ना। तो दलित थे इसका मतलब नहीं कि इनको इसलिए मिला था, देखिए ये दलित थे इसलिए इनको डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिए ये भी क्या थे? दलित ही थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी लाइन आई है। अगर आप इस कहानी को पढ़िएगा ना तो पक्का है कि अंत में रोना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी दर्द भरी यह कहानी है। और वह कहानी कौन सी है? तो वह कहानी है जूठन, ठीक है ना। कहानी जो ये जूठन है ये ऐसी कहानी है ना, आत्मकथा है, कहानी नहीं है, आत्मकथा है। इसमें लेखक अपनी आत्मकथा को बताते हैं। इनकी कथा जो है ऐसी कथा है ना, इस तरीके से उसको पिरोए है ना शब्दों में कि उसको पढ़ते पढ़ते जाइएगा, अंत में आप रो ही दीजिएगा। इतनी दर्दनाक कहानी है, ठीक है ना। आप उससे कहेंगे कि एक बार इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है, ये पंक्ति है, किस कहानी से ली गई है? जूठन से ली गई है, ठीक है ना। किससे ली गई है? जूठन से ली गई है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है जूठन, क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? पंडित राम अवतार और पिताजी किस कहानी में आए हुए हैं जी? तो तिरिच कहानी में आए हुए हैं। किस कहानी में आए हुए हैं? तिरिच कहानी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि जय वीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र है? जय वीर और जनेश्वर किस आत्मकथा? तो आत्मकथा आपके पूरे किताब में एक ही है। कितना है जी? एक ही है। वो भी कौन है? तो जूठन है। कौन है आत्मकथा? तो जूठन है। तो जाहिर है कि यह किस कहानी के पात्र हो जाएंगे? जूठन के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए घुमा घुमा के प्रश्न देगा, ठीक है ना। जैसे ही प्रश्न दे आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइएगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे आत्मकथा बोल रहा है तो आप आत्मकथा मान लीजिए कि आप कभी कहानी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, कहानी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ट्रिक से आपको तो ये तो मालूम है ना जी कि आत्मकथा आपके पूरे किताब में कितना है? एक ही आत्मकथा है, वो भी क्या है? जूठन है। तो जाहिर सी बात है कि यह किस कहानी के पात्र होंगे? तो जूठन के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि निम्न में कौन है? प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि जो है निम्न में से कौन है, ठीक है ना। तो प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि जो है वह थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? गाढ़ी प्रीति नैन जल भी कड़बक से ली गई है। किस से ली गई है जी? कड़बक से ली गई है। इसमें कवि जो बताते हैं, जैसे बताते हैं कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भी मतलब अपने गाढ़े आंख, मतलब अपने गाढ़े आंसुओं के जल से क्या किया है? इस अपने पत्र को क्या किया? मतलब भिगोए हुए हैं, ठीक है ना। वही बात इसमें कह रहा है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, तो यह किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो कड़बक से ली गई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुजासु, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, यह जो पंक्ति है वह ली गई है तुलसीदास के पद से। किससे ली गई है? तुलसीदास के पद से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है 39 नंबर की डरा हुआ मन बेसन, ठीक है ना, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो यह जो पंक्ति है वह अधिनायक से लिया गया है। किससे लिया गया है? अधिनायक से लिया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जिन बुलौवा से गांव के घर की रीढ़ जुड़ जाती है, ठीक है ना, गांव की घर की रीढ़ जुड़ जाती है, यह पंक्ति जो किस कविता से ली गई है? तो गांव का घर तो पहले ही दे दिया, तो गांव का घर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, गांव का घर, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग को बात में एकदम जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर गलती से कोई भी गलती
प्रश्न को गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। गलती से भी कोई भी प्रश्न को गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको सब क्वेश्चन याद है तो ओवर कर भी जाए, तो हमको कुछ कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट आने में या फिर टॉप करने में, हम जितना मन को उतना बनाएंगे, ऐसा नहीं है। 100 दिया है, ठीक है ना, 100 में आपको 100 भी आ रहा है तो मात्र आपको 50 ही बनाना है। अगर 100 में आप 70 भी बना देते हैं तो शुरू से 50 को गिन के चेक कर लेगा, अब आपको 20 को छोड़ देगा, चाहे वह 20 को 20 सही क्यों ना हो, और छोड़ देगा, और 50 में गिन के काटेगा, जितना गलती होगा उतना काट के निकाल देगा, ठीक है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर आप लोग एग्जाम में मत बैठिएगा, बस इतना बैठिएगा कि हमको भाई अच्छे से सब कुछ याद है, ठीक है ना, हमको मतलब एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, या पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये जो पंक्ति है, कह रहा है पंक्ति कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, मतलब जिस पुरुष के अंदर नारी के कुछ गुण नहीं है, नारी के कुछ गुण, ठीक है ना, सभी गुण नहीं है, मतलब नारी के थोड़ा सा गुण नहीं है, तो वह पुरुष क्या है, पुरुष नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वह पुरुष पुरुष के रूप में नहीं हो सकता, मतलब इनका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि आधा नर और आधा नारी होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अर्धनारीश्वर होना चाहिए, आधा नर आधा नारी अगर कोई मिल जाता है तभी वह पुरुष एकदम पूर्ण रूप से क्या होता है, पुरुष होता है, ठीक है ना, एकदम पूर्ण होता है हर एक चीज़ से, ठीक है ना। तो वही प्रश्न है, वही बात बता रहा है कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वह अपूर्ण है। तो ऐसी बातें जब किस में कही है जी, आधा पुरुष आधा नारी वाला बात, तो अर्धनारीश्वर में कही गई है, किस में कही गई है, अर्धनारीश्वर में, अर्थात आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा हुई है। तो ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किसकी चर्चा हुई है जी, गंडक नदी की। सारे प्रश्न को, जितने प्रश्न हमने अभी कवर किया है ना, सभी प्रश्न को कराए हुए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्न को सही सही कर रहे होंगे, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपने पहले भी क्लास ये कर चुके हैं कहीं और से, तो कृपया करके घबराइए मत, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, शुरू से अंत तक सारी चीज़ों को। हो सकता है इसमें कुछ हम नए नए बातें बता दें जो आपको याद भी ना हो, ठीक है कि नहीं, या फिर नए नए क्वेश्चन हमें बता रहे हैं जो आपको याद हो जाए, और वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो ओ सदा निरा जो है वह किस किस नदी के बारे में चर्चा किया गया है, तो गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है ओ सदा नीरा पाठ में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, मतलब आज तक तो यह नहीं सुना था कि कांटों के चुभने से कोई आदमी मर जाता है। यह पाठ, ये जो पंक्ति है किस पाठ में लिया गया है, ठीक है ना, किस पाठ में कहा गया कि आज तक मैंने नहीं सुना था कि कांटे को चुभने से, कांटा, ठीक है ना, कांटा का चुभने से कोई आदमी मर जाता है। तो यह पंक्ति जो है कुंती है, कौन कहती है जी, तो थी क्या बोलते हैं, रोज कहानी की मालती कहती है, रोज कहानी की मालती कहती है अपने पति से, क्या कहती है कि आज तक तो मैं कभी सुना ही नहीं था कि कांटा के चुभने से आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माहेश्वर जी कहते हैं, ठीक है ना, कि हाँ कांटा के चुभने से आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे गैंग्रीन नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और यहाँ पे मालती ये भी कहती है कि ये जो हमारे पति है वो क्या कर देते हैं, किसी का घाव होता है तो उसके हाथ पैर ही काट देते हैं, ठीक है ना, ऐसी बोलती है मालती, ठीक है ना। तो ये किस कहानी में बोलती है मालती, तो रोज कहानी में, और रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती ही है, ठीक है। तो यह जो पंक्ति है किस कहानी से ली गई है, रोज कहानी से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस तिरछी कहानी किस प्रकार की रचना है। दो तिरिच है, तिरिच वह किस प्रकार की रचना है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि जादुई यथार्थवादी की कहानी है, ठीक है ना, जादुई यथार्थवाद की रचना है, ठीक है ना, यथार्थवाद की कहानी की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 45 नंबर की गैंग्रीन शीर्षक रचना की रचयिता निम्न में कौन है। गैंग्रीन, गैंग्रीन उसी को रोज को बोलते हैं, रोज का पहला नाम क्या था, गैंग्रीन, गैंग्रीन जो है रोज कहानी का पहला नाम था, ठीक है ना, रोज, ठीक है ना, रोज, और रोज का जो पहला नाम तो क्या था, वह था गैंग्रीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही प्रश्न पूछ रहा है कि गैंग्रीन जो शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है। तो गैंग्रीन के रचनाकार कौन है जी, गैंग्रीन यानी रोज के, तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अज्ञेय जी, ठीक है ना। तो रोज कहानी के रचनाकार कौन है, अज्ञेय जी है। तो और रोज कहानी का पहला ही नाम था, मतलब पहले इसका नाम था क्या, गैंग्रीन, बाद में इसको रोज कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या करा कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है, तो तिरिच एक क्या है जी, विषैला कीड़ा है, ठीक है ना, सांप की तरह दिखने वाला क्या है, विषैला कीड़ा है, लेकिन सांप नहीं है, विषैला कीड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, 47वां प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में कौन है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता जो है वह कौन है, तो दलित साहित्य, दलित दलित पूछ रहा है, तो दलित साहित्य के आपके पूरे किताब में एक ही कवि है, वो कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुंडलिक जी का संबंध किससे है, कौन सी रचना है पुंडलिक जी का संबंध, तो पुंडलिक जी का संबंध ओ सदा नीरा से है, किससे है जी, ओ सदा नीरा से है, ठीक है ना।
और महात्मा गांधी का भी संबंध इसी से है, ओ सदा नीरा से। और ओ सदा नीरा किसके ऊपर लिखा गया है, किस नदी को मानकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को मानकर, ठीक है। तो यहाँ पे पुंडलिक जी का संबंध किससे है, ओ सदा नीरा से है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है। सिपाही की माँ में है जो, इसमें से कौन पात्रा नहीं है, तो कुंती तो पड़ोसन थी, विष्णु तो सिपाही की माँ थी, मुन्नी भी उसकी बहन थी, मालती मालती नहीं थी क्योंकि मालती जो है वो रोज कहानी की क्या है जी, ये मालती जो है रोज कहानी की है, और रोज कहानी की नायिका है मालती, ठीक है ना। और ये जो बाकी तीनों है ये सिपाही की माँ की कहानी है, तो यहाँ पे मालती आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसकी पात्रा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा 50 नंबर कि उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था। ये कहानी जो है, अब जो पंक्ति है किस कहानी से है कि उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था, ठीक है ना। ये भी जो पंक्ति है वो आत्मकथा की ली गई है, ठीक है ना। आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है, ठीक है ना, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी की है, ठीक है ना। वो कहानी कौन सी है, तो जूठन है, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी कौन सी है, जूठन है की है, जूठन है। तो जूठन की कहानी में ही बताया गया है, ठीक है ना। कहा गया है कि उन दिनों गाँव में मरने वाले पशुओं को उठाने के लिए किनको काम है, चूहों के जिम्मे आता है, ठीक है ना, जूठन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जूठन से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमने 50 क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया है, उम्मीद है कि आपने 50 में से 50 को सही किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो रही है। अगर 50 में से 45 भी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, ठीक है ना। फिर भी आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है ना। 50 से अगर आप 40 कर रहे हैं, 45 से नीचे कर रहे हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। और आप 30 कर रहे हैं तो आपका 80 नंबर लाने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है ना। पूरी कोशिश मेहनत करनी होगी, ठीक है ना, पूरी जोर शोर से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समय अभी 1 माह है, ठीक है ना। 1 माह में आप चाहे तो क्या से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या से क्या कर सकते हैं 1 माह में, चाहे तो आप 50 में 50 ला सकते हैं, 100 में 100 भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है, मात्र 50 ही बनाना है, ठीक है। तो आप मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अभी तक आपने जो किताबी प्रश्न था, अब तो व्याकरण शुरू होने वाला है, जो 50 में 50 प्रश्न आपने कितने प्रश्नों को सही उत्तर किया है, ठीक है ना। कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। अगर 45 नंबर दिया है तो समझिए कि आप जीनियस है, ठीक है ना। आपका 50 में आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम में है वह ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कोई नहीं रुक सकता है। सब्जेक्टिव की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एकदम पूरा 100% गारंटी है। एक हम जितना देंगे उसमें से उतना ही में से आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग व्याकरण के क्वेश्चन को। 50 किताब के क्वेश्चन को कर लिए, अब आगे आता है व्याकरण के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे करते हैं व्याकरण की क्वेश्चन को, ठीक है। तो व्याकरण के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। देखिए व्याकरण कितना आसान आसान प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हमने अभी तो व्याकरण कराया नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सारे व्याकरण को भी कराएंगे, ठीक है। चलिए हम करते हैं लोग व्याकरण के प्रश्नों को हल, ठीक है ना। 50 में आप कितना देते हैं उत्तर सही इसका, उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना वेतन के लिए शब्द क्या है। बिना वेतन का जो है, बिना वेतन का एक वाक्य है, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो अवैतनिक। बिना वेतन के जो रहता है उसको अवैतनिक बोलते हैं, और जो वेतन के साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैतनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अवैतनिक, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है। कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई जो खाने वाला है उसको क्या कहा जाता है, तो कलम की कमाई खाने वालों को मसीजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसीजीवी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो व्याकरण के प्रश्न है इसको जल्दी जल्दी करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या करें कि जहाँ पुस्तक छपती है उसे क्या कहते हैं, तो जहाँ पुस्तक छपती है उसको क्या बोलते हैं जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पुस्तक छपती है उसको से बोलते हैं छापा खाना, ठीक है ना। तो जहाँ पुस्तक छपती है उसे क्या बोलते हैं, छापा खाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा टंकनालय, गौशाला, मधुशाला, निर्माशाला, यहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, प्रश्न को छोड़ दीजिए, गलती ऑप्शन दे दिया है। जहाँ पे पुस्तक छपती है उसको बोलते हैं छापा खाना। क्या बोलते हैं, छापा खाना बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में भी गलती नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलती कर दिया है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, छापा खाना बोलते हैं, जहाँ पुस्तक छपती है। तो याद कर लीजिएगा छापा खाना, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जल में रहने वाले जल में रहने वाले जो सेना होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या है। जो जल में रहते हैं सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक, उनके भारतीय सैनिक मतलब कोई भी सैनिक जो जल में रहता है उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है ना। जल में रहने वाले सेना को क्या बोलते हैं,
तो जल में रहने वाले सेना को बोलते हैं नौसेना, ठीक है, मतलब नाव पर, मतलब कि जल पर रहते हैं। और जो भूमि पर रहते हैं, भूमि पर धरती पर, उन्हें भूसेना बोलते हैं। और जो आकाश में उड़ते हैं, मतलब आसमान में जो रहते हैं, मतलब हवाई जहाज में, उसे हवाई सेना, ठीक है ना, हवाई सेना कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जल में रहने वाले सेना को क्या बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि जो फल का आहार करता है उन्हें फलाहारी कहते हैं। फल का आहार करने वाले को क्या बोलते हैं, फलाहारी बोलते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, व्याकरण में। बहुत ही इजी व्याकरण में क्या है, मतलब जितने मॉडल पेपर में सारे प्रश्न एकदम इजी है। आप बिना पढ़े भी इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि छात्रों के लिए रहने के लिए स्थान के लिए एक शब्द क्या है, जहाँ पे छात्र रहते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, तो छात्रावास बोलते हैं। कोचिंग संस्थान नहीं बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजदूत जो है, राजदूत शब्द के लिए, मतलब सॉरी, राजदूत शब्द जो है वह कौन सा समास है। राजदूत जो शब्द है वह कौन सा समास है जी, तो राजा का दूत है। राजा का दूत आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे है यथाशक्ति। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो जहाँ यहाँ पे पहले ही उपसर्ग जुड़ा हुआ है। शक्ति में यथा जो है उपसर्ग है। यथा क्या है जी, उपसर्ग है। तो जब किसी मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ता है, जैसे शक्ति में उपसर्ग जुड़ा है क्या, यथा, तो उससे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समझता है, जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, मतलब बदलने वाला नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, यथा, मतलब अत्यार शक्ति में, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि भला बुरा कौन सा समास है, भला बुरा समास, तो जहाँ पे ऐसे जो चिन्ह आ जाए, ऐसे दीवार वाला, ठीक है ना, ऐसे डैश वाला जहाँ पे चिन्ह आ जाए, और दोनों शब्द, इधर का शब्द वो भी प्रधान हो, इधर का शब्द वो भी प्रधान हो, ठीक है ना, बिना एक दूसरे को कोई नहीं हो सकता है, उससे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। बीच में आने वाला ऐसे जो आता है उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। इसको ये ट्रिक है, याद कर दीजिएगा। तो भला बुरा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि आप एक और लिखते हैं, भाई और डैश देकर हम लिखते हैं बहन, ये भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में डैश आ गया है कि नहीं, तो ऐसे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो भला बुरा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या करा कि दोपहर कौन सा समास है, दोपहर, दो दो आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, जहाँ पे गिनती की संख्या आ जाए उसे द्विगुणी समास बोलते हैं। जहाँ पे गिनती की संख्या आ जाए उसे द्विगुणी समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणी समास, ठीक है ना। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे भी एक गिनती की शब्द आ रही है, जैसे कि हमें ध्यान दीजिए, त्रिस त्रिवेणी, ठीक है ना, त्रिवेणी हो गया, ठीक है ना। जैसे कि हो गया दशानन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दशानन, यहाँ दशानन, ध्यान से सुनिएगा, दशानन, दशानन। यहाँ पर भी भाई गिनती आ रही है, 10 10 जिसका आनन हो, 10 आनन। यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये द्वंद्व समास, द्विगुणी समास हो जाएगा। नहीं, जिसमें जिसमें संख्या आता है उसे द्विगुणी समास बोलते हैं, लेकिन जिसमें संख्या आने के बाद भी, ठीक है ना, संख्या आ रहा है, उसके पश्चात भी अगर वह किसी दूसरे चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, जैसे कि दशानन किसको बोलते हैं जी, दशानन बोलते हैं राक्षस रावण को। क्या बोलते हैं जी, रावण को। तो जो दूसरे किसी की ओर मतलब व्यक्त करता है, वो हो जाता है बहुब्रिय। यहाँ पे तो दशानन क्या हो जाएगा, बहुब्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जिसमें गिनती आता है, गिनती की संख्या आती है, वह कौन सा समाज हो जाएगा, द्विगुणी समास। यहाँ पे दोपहर किसी की ओर संकेत कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, किसी की ओर संकेत नहीं कर रहा है तो द्विगुणी हो जाएगा। और दशानन संकेत कर रहा है रावण की ओर, तो वह बहुब्रिय समास हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, दोपहर का, तो द्विगुणी समास, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। माँ बाप कौन सा समाज है, तो द्वंद्व समास, आपको यहाँ पे देखिए पता चल रहा होगा, डैश दिया है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। अगला क्या है कि चतुरानन शब्द कौन सा है, चतुरानन, चतुर मतलब जिसका चार क्या हो, आनन मतलब होता है भुजा, जिसका चार भुजा हो उसे क्या बोलते हैं जी, चार भुजा। यहाँ पे इस मतलब चार दिया, इसका मतलब द्वंद्व समास तो नहीं हो सकता है, चार दिए तो द्वंद्व समास तो नहीं होता है। चार आनन वाले किसको बोलते हैं जी, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, जिसका चार आनन है, ठीक है ना। ब्रह्मा जी का कितना आनन है, चार आनन, मतलब चार भुजा है। तो ये दूसरे किसी को संकेत कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, बहुब्रिय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रिय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है जी, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है, एक भाव है, ठीक है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा को ना तो देख सकते हैं, ना तो महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, है कि नहीं, उससे केवल महसूस कर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को देख सकते हैं कि हाँ ये बूढ़ा हो गया, लेकिन वो अपने महसूस, उसको केवल महसूस ही किया जा सकता है कि ये बूढ़ा हो गया है, उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। केवल महसूस होता है कि भाई ये बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, भाव से पहचानते हैं, वो क्या हो जाता है, भाववाचक संख्या हो जाएगा। तो बूढ़ा क्या हो जाएगा, भाववाचक संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन सी संज्ञा है, तो जो पूरे दुनिया में एक हो उससे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पूरे दुनिया में क्या हो, एक हो, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र एक ही है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी कि खास है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या करें कि गुच्छा। गुच्छा मतलब होता है समूह, ठीक है ना। समूह, तो जहाँ पे समूह की बोध हो, ठीक है ना, समूह की बोध हो तो गुच्छा में कुछ ना कुछ तो समूह होता है ना जी। गुच्छा, गुच्छा मतलब समूह हो जाए, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, इसमें तो समूह है, बहुत सारे हैं एक साथ, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि चीनी कौन सी संज्ञा है, तो चीनी को नापा जाता है, तौला जाता है, उसे गिना नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। द्रव्यवाचक, नापा या तौला जाता है तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है जी। यहाँ पे चार आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, तो यहाँ पे जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ पे आशीर्वाद दिया है, यहाँ पर भी आशीर्वाद ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद में यह शनि रहेगा, ठीक है ना, ये भी गलती है। ये आशीर्वाद हो गया, ये भी आशीर्वाद हो गया, ये भी गलती है, ये भी गलती है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रशंसा, प्रसाद, प्रशंसा, प्रसाद, प्रणाम, प्रणाम या समिति, ठीक है ना, इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, ध्यान से बताइएगा शुद्ध शब्द कौन है जी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्रशंसा, ये शुद्ध शब्द है, बाकी सब क्या है, गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक। क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि लोक शब्द का विशेषण क्या होता है। लोक शब्द का विशेषण जो होता है वह होता है लौकिक। क्या होता है, लौकिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, व्याकरण है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है उतना। अगला क्या है कि भारत का विशेषण शब्द क्या होता है। भारत के विशेषण में भारतीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, भारतीय बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भारतीय दिया है या गलती दिया है, यहाँ पे हारसी से दिया है, लेकिन भारतीय में जो दीर्घ से रहता है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि खून पसीना एक करना है, मुहावरा है खून पसीना एक करना, जिसका अर्थ क्या होता है जी, तो बहुत परिश्रम करना होता है। क्या होता है, बहुत परिश्रम करना, मतलब खून पसीना एक करना। अगला क्या है कि ईंट से ईंट बजाना, वाह क्या मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, लड़ाई करना। क्या होता है जी, नहीं नहीं बोलता है जी, लड़ाई होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे, तो वही होता है ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि गाल बजाना। गाल बजाना मतलब डिंगे हाँकना। डिंगे मतलब ना होता है जी बड़ा बड़ा फेंकना, मतलब बड़े बड़े झूठ बोलना, वही होता है डिंगे हाँकना, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अग्नि का अग्नि 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 आग पावक होता है, पावक, ऑप्शन यही दे दिया है, अग्नि आग पावक दहन, ये क्या होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द होता है। अग्नि का आग, अगन, पावक, ठीक है ना, दहन, ये सब क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे जो पावक हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्या करा कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा को हम लोग वस्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि काजल कौन सा शब्द है। काजल जो है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो मैं आपको बता दूं जो काजल है वह क्या है, पुल्लिंग है। काजल क्या है जी, पुल्लिंग है। भले ही आपको दिखने में भले ये स्त्रियाँ लगाती है, लेकिन काजल क्या है, पुल्लिंग है। वैसे भी पुरुष भी लगाते हैं शादी ब्याह के समय, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियाँ लगाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। काजल एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि आत्मा कौन सी शब्द है, ठीक है ना, आत्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, हाँ तो आत्मा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या करा कि प्राण कौन सा शब्द है, तो प्राण कौन सा शब्द है जी, तो प्राण जो है वह भी इस पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जब किसी को हम लोग पुरस्कार देते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा जी, तो दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, 81 नंबर प्रश्न है कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी, अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, ठीक है ना, अनुराग का विलोम शब्द विराग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जब हम लोग किसी को कृपा करते हैं तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा कोप है, कोप बरसाना, कोप है, ठीक है ना, कहर जिसको बोलते हैं लोग, तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप है। अगला प्रश्न क्या करें कि गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द, तो गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। अगला शब्द क्या है कि साकार शब्द का विलोम शब्द, देखिए कितना विलोम शब्द पूछा है, ज़्यादातर मुख्य रूप से 4 से 5 टॉपिक पूछा है। सबसे पहले पूछा है संज्ञा, ठीक है ना, ध्यान से दीजिए, सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा क्या क्या पूछा है। एक नंबर दिया है संज्ञा में से ज़्यादा सवाल पूछा है, सर्वनाम से भी पूछा है, सर्वनाम से, ठीक है ना, सर्वनाम से पूछा है, विशेषण से भी पूछा है, आगे पूछा हुआ विशेषण से। उसके बाद पूछा है लिंग, लिंग से ज़्यादा पूछा है। उसके बाद जो हो गया विलोम शब्द, क्या दिया है, उल्टा यानी कि विलोम शब्द। उसके बाद हो गया पर्यायवाची शब्द, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय है, उसके बाद जो है मुहावरा, ये सबसे जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न सभी में से रहते हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो सकार का विलोम शब्द होता है निराकार। क्या होता है, निराकार, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि दक्षिण का विलोम शब्द, तो उत्तर का दक्षिण, उत्तर का दक्षिण या दक्षिण का उत्तर, पूरब का पश्चिम, ठीक है ना, तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि नील कमल शब्द में कौन सा समास है। समास का प्रश्न आ गया नील कमल समास में, ठीक है ना, कमल कैसा है जी, नीला है, उसका क्रम बता रहा है।
कर्म बता रहा है कि कमल कैसा है, ये कमल कैसा है तो नीला है, उसकी कर्म है, ठीक है ना, तो कर्मधारय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्या है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण के बोधक का, ठीक है ना, किसका उदाहरण है जी, परिमाण बोधक विशेषण का, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम 10 यहाँ पे लगभग कुल 10 टॉपिक है, ठीक है ना, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, जो यहाँ पे 10 टॉपिक है, वो 10 टॉपिक को कंप्लीट कराने वाला है, ठीक है ना, व्याकरण में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ शब्द संधि विच्छेद क्या है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ, नाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस यहाँ से संधि से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये 10 टॉपिक है, ठीक है ना, 10 क्लास लेंगे, आपका सब कंप्लीट करा देंगे, एक ही क्लास में सब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना, एक ही क्लास में आपका 10 जो पार्ट है 10 पार्ट का, ठीक है ना, व्याकरण का कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना, उसके बाद कहीं से भी पूछ दे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत जल्दी क्लास लेकर आएंगे वो। अगला प्रश्न क्या करा कि विद्यार्थी का जो है वो संधि विच्छेद क्या है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ अर्थी, क्या होता है, विद्या जोड़ अर्थी होता है विद्यार्थी का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिगंबर शब्द संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का शब्द संधि विच्छेद तो दो दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मदिरालय, जो मदिरालय है, ठीक है ना, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो मदिरालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन बी हो जाएगा मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग मतलब जो पहले आता है, तो अनजान, जान यहाँ पे मूल हो गया, और अन क्या हो जाएगा जी, अन यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अनजान में अन जो है उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्या है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है जी, पुरातन में तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तन क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, तो पूरा आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रतिनिधि में तो निधि, प्रतिनिधि, यहाँ पे प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, इसका उपसर्ग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि उपभाषा में शब्द, उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है जी, तो उप जुड़ा हुआ है, भाषा तो एक मूल हो गया, भाषा मूल शब्द हो गया, मतलब आगे इसके आगे कौन सा जुड़ा है शब्द, तो उप जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द जुड़ा गया है, उप जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि विशेष शब्द में, ठीक है ना, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर उपसर्ग से ही पूछा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है आप ये प्रत्यय से भी पूछ दे, प्रत्यय मतलब होता है पीछे से जो जुड़ता है, ठीक है ना, उपसर्ग मतलब जो आगे से जुड़ता है, तो विशेष यहाँ पे विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो बी जुड़ा हुआ है, बाकी तो शीश इसका क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, तो शीश में बी जुड़ गया तो विशेष हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा कि सुकर्म, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो कर्म, कर्म यहाँ पे हो गया कर्म, और कर्म में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ जी, तो सु जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, सु, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सु। अगला क्या है कि मैं स्वयं खा लूँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं खा लूँगा, ठीक है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं खा लूँगा, तो यह जो मैं यानी मैं स्वयं, स्वयं मतलब निज, निज अपनी बात कर रहा है, तो निजवाचक संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बेईमान शब्द कौन सा है, बेईमान, ठीक है ना, बेईमान कौन सा शब्द है, देशज है कि विदेशज है, तो जो बेईमान है वो विदेशज शब्द है, कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द है, ठीक है। चलिए अगला है कि लिंग के हिंदी साहित्य में कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग का हिंदी साहित्य में कुल 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होता है जी, 2, और संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए, कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए, 100 प्रश्न, यहाँ से आपके 30 से 35 प्रश्न कितना हो जाएगी, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को सारे क्लास में समझ आई होगी, ठीक है। चलिए और अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो दोस्त है, भाई है, वो भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न को कलेक्ट किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।